ठीक है। चलिए, तो कल अगर आपको याद होगा हम एंगुलर मोमेंटम बेसिकली रॉड सिस्टम्स का स्टडी कर रहे थे। तो कल हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ी और पर्टिकुलरली मोमेंटम कंजर्वेशन कब एप्लीकेबल होगा, कब नहीं होगा, कब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, कब एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम दोनों कंजर्व होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने कल बनाए, राइट। दीज आर द वेरी बेसिक फंडामेंटल्स एंड अगेन ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं रॉड सिस्टम्स एंड ऑल दोस थिंग्स के ऊपर, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं। कल शायद मैंने आप लोगों के साथ चर्चा स्फेरिकल सिस्टम्स की भी कर ली थी, मतलब बॉडीज जो स्फेरिकल सिस्टम्स उसकी भी कर ली थी। लेट्स ट्राई टू मूव अहेड, ठीक है, लेट्स ट्राई टू मूव अहेड। आज हम बेसिकली बात करेंगे स्फेरिकल सिस्टम्स की और कैसे सवाल आ सकते हैं। अच्छा, बिफोर दैट स्फेरिकल सिस्टम से पहले भी रॉड सिस्टम में और एक कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि मान लीजिए एक रॉड, एक स्फीयर इधर है जो इधर ट्रैवल कर रही है और एक स्फीयर इधर है, राउंड ऑब्जेक्ट है, मान लो इधर ट्रैवल कर रही है। ये दोनों कुछ वेलोसिटी v1 और v2 से ट्रैवल कर रहे हैं और ये जो अपना रॉड है, दिस रॉड इज फ्री टू मूव, हिंज नहीं है, रॉड इज फ्री टू मूव और ग्राउंड में रखा हुआ है। मान लीजिए रॉड इज फ्री टू मूव एंड इज केप्ट ऑन द ग्राउंड। तो ये जो दो बॉल्स हैं, ये दो बॉल्स इसके ऊपर टकरा रहे हैं और मान लो ई की वैल्यू 0 है। ई की वैल्यू 0 है मतलब ये दोनों बॉल्स चिपक जा रहे हैं। तो अगर ये दोनों बॉल्स चिपक जा रहे हैं तो अगर मैं अगर मैं आपको ये बोलूँ, ये सवाल करा रही ना हो, फील कीजिए। अगर मैं बोलूँ ये सेंटर ऑफ द रॉड था, अब ये सेंटर ऑफ द रॉड से ये दोनों ही मान लो एल डिस्टेंस पे इस रॉड से टकरा रही है और रॉड की टोटल लेंथ जो है ये 2L मान लो और इसकी मास जो है ये m मान लो और ये दोनों गेंद की मास भी m मान लो, ठीक है। तो अगर ये टकराने के बाद का सिचुएशन क्या होगा, व्हाट विल द सिचुएशन आफ्टर टकराना? आफ्टर टकराने में ये होगा कि यहाँ पे एक गेंद चिपक जाएगी इसके साथ और यहाँ पे इस एंड में भी एक गेंद चिपक जाएगी इसके साथ, जिसके कारण अभी भी इसका जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा, तो यही वाला पॉइंट जो इनिशियली रॉड का सेंटर ऑफ मास था, या वहाँ पे अब इस सिस्टम का भी सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, लेकिन अब इस सिस्टम की जो टोटल मास आ जाएगी वो आ जाएगी 3m, बट उसकी सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे होगी जहाँ पे इनिशियली रॉड की थी। तो बेसिकली आपको बताना है कि ये दोनों चिपकने के बाद क्या एंगुलर वेलोसिटी या क्या लीनियर वेलोसिटी होगी इस सिस्टम की, राइट। दैट इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। तो बेसिकली इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हाँ, v1 ग्रेटर देन v2 और v2 ग्रेटर देन v1, ठीक है। लेट्स टेक द कॉन्सेप्ट दैट v1 ग्रेटर देन v2, गुड, v1 ग्रेटर देन v2 लो। तो अगर v1 ग्रेटर देन v2 लोगे तो हमें एंगुलर मोमेंटम, तो बेसिकली अगर हम ये सिस्टम पकड़े, ये चिपक जा रहा है, ये सिस्टम पकड़े, इस सिस्टम के ऊपर नेट फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, ठीक है। और ऐसा मान लो कि ध्यान से सुनना, ऐसा मान लो कि ये दोनों एक ही साथ टकराते हैं। ऐसा नहीं है कि v1 पहले टकराएगा और v2 बाद में टकराएगा, ऐसा नहीं है, दोनों एक ही साथ टकरा रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली जब ये चिपक जाएगा यहाँ पे, तो इस सिस्टम के ऊपर एफ नेट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी 0, एफ नेट अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी 0। तो इस सिस्टम की मोमेंटम कंजर्व रहेगी। तो इस सिस्टम की मोमेंटम अगर कंजर्व रहेगी तो मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन अगर मैं लिखूँ, सब लोग ध्यान देना, अगर मैं मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम का इक्वेशन लिखूँ तो वो हो जाएगा m इंटू v1 प्लस m इंटू v2 which is the initial momentum of the system, that will be equal to 3m into v dash। तो इससे आपको ये इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग क्या होगी वो मिल जाएगी। तो mv1 प्लस mv2 इक्वल टू 3m इंटू v डैश, राइट। तो ये हो जाएगी इस रॉड की सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, जो यहाँ पे आपने सेंटर ऑफ मास दिखा है, इस सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v डैश एंड यू विल गेट दिस v डैश फ्रॉम हियर, ठीक है। यहाँ से आपको v डैश मिल जाएगा which will be m into v1 plus m into v2 by 3m, that is v1 plus v2 by 3, that is the center of mass velocity। अब क्या इस सिस्टम का
एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है। अगर हम लॉजिकली देखें इस सिस्टम के ऊपर, अगर मैंने इसको सिस्टम मान लिया तो इस सिस्टम के ऊपर जो नेट इम्पल्स है, नेट इम्पल्स ये कितना है, किस पॉइंट के अबाउट में 0 है, तो तुम्हें दिखेगा कि जो नेट इम्पल्स है ये नेट इम्पल्स अबाउट द सेंटर ऑफ मास 0 है। दिख रहा है तुम्हें, बिकॉज सेम डिस्टेंस एल पे ट्राई किया हुआ है, तो इसकी जो इम्पल्स है, ठीक है, तो इसकी जो इम्पल्स है ये इम्पल्स किस पॉइंट के अबाउट में 0 होगा, पूरे सिस्टम का, पूरे सिस्टम का, सिर्फ रॉड का नहीं, पूरे सिस्टम का। तो तुम ये आंसर करने के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ और मैं इसे एक नए व्हाइट बोर्ड में बना रहा हूँ। ये देखो यहाँ, ये रॉड है मान लो, और यहाँ पे आके एक गेंद चिपक गई और यहाँ पे आके एक गेंद चिपक गई। तो अगर मैं इनको सेपरेट आउट कर लूँ थोड़ा सा तो एक्सप्लेन द फोर्सेस, तो इसके ऊपर इम्पल्स लग रहा है मान लो I1, इसके ऊपर इम्पल्स लग रहा है I1, और इस रॉड के ऊपर इम्पल्स लग रहा है I1 इस एंड पे, और इसके ऊपर इम्पल्स लग रहा है I2, और इस रॉड के ऊपर इम्पल्स लग रहा है I2। अगर मैंने सिस्टम के अंदर इन सबको एक सिस्टम मान लिया है तो इस सिस्टम की जो नेट एंगुलर इम्पल्स है वो किस पॉइंट के अबाउट में 0 है, ये मैं पूछ रहा हूँ। आप अपना आंसर दे सकते हो। क्या वो सेंटर ऑफ मास है? अब यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताई थी। अगर इस सिस्टम के ऊपर नेट इम्पल्स 0 है और इस सिस्टम को मोमेंटम भी कंजर्व्ड है, नेट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन 0 है, तो आपकी जो एंगुलर मोमेंटम है या फिर जो एंगुलर इम्पल्स है सिस्टम के अंदर पार्टिकल्स भी हैं, 2 पार्टिकल्स या बॉल्स हैं प्लस एक रॉड है, इस सिस्टम की एंगुलर इम्पल्स किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी एक्सिस के अबाउट में 0 है, तो आप जिधर चाहो उस पॉइंट के अबाउट में आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम तो आप किधर निकालना चाहोगे, लेट अस टेक इट अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अगर सेंटर ऑफ मास के अबाउट में मैं मोमेंटम कंजर्व करूँ सिस्टम का, तो सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल अबाउट सेंटर ऑफ मास शुड बी इक्वल टू सिस्टम का मोमेंटम फाइनल अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो आइए सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल निकालते हैं। सिस्टम का मोमेंटम जो इनिशियल होगा क्या वो हो जाएगा अच्छा मैंने v1 ग्रेटर देन v2 लिया था ना, ये v1 था और ये v2 था, राइट? am I right? otherwise I have to move back to the previous slides, am I right? v1 ग्रेटर देन v2 लिया था मैंने, राइट? तो अगर मैंने v1 ग्रेटर देन v2 लिया था तो m इंटू v1 इंटू l की जो डायरेक्शन होगी वो होगी अंदर, m इंटू v1 इंटू l, ठीक है, अंदर की डायरेक्शन अगर आप पॉजिटिव मानो तो m इंटू v2, m इंटू v1 इंटू l, और ये आ जाएगा m इंटू v2 इंटू l माइनस m इंटू v2 इंटू l आएगा, बिकॉज इसकी एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन उल्टी होगी, विच विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम फाइनल। तो फाइनल एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए मान लो इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे पता है, और मान लो ये पूरी चीज जो है, ये पूरी चीज ऐसे घूमती है, ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो इस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम फाइनल क्या हो जाएगी, इस सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम फाइनल हो जाएगी अबाउट द सेंटर ऑफ मास r क्रॉस mv, 0 हो गया, बिकॉज सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अभी भी चेंज नहीं हुई, प्लस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है सेंटर पे एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द सेंटर ऑफ मास इज m इंटू एल स्क्वायर बाई 12 प्लस 2m एल स्क्वायर, चेक कीजिए मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, इंटू ओमेगा, और ओमेगा की डायरेक्शन अंदर है। तो ये जब मैंने एम वी वन एल माइनस एम वी टू एल लिखा तो दिस इज द नेट एंगुलर मोमेंटम। हाँ, you are right यशोधन, it will be 2l का होल स्क्वायर because total length of the rod is 2l, correct, good point, thank you very much for correcting me। ये देखो m into 2l का होल स्क्वायर होगा ये, I hope you all understood this। 2l का क्यों, क्योंकि टोटल लेंथ ऑफ द रॉड 2l है, ठीक है, प्लस 2m l स्क्वायर इंटू ओमेगा, इट इज इक्वल टू एम वी वन एल माइनस एम वी टू एल। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ओमेगा मिलेगी, और ओमेगा मिलेगी, और एम वी वन वी टू आपको ऑलरेडी नोन है, तो आपको टकराने के बाद दोनों चीज़ें पता चल गई, u
came to know what is the velocity of the center of mass, जो previous स्लाइड में मैंने करके निकाला है। velocity of center of mass कैसे है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व करके आपने निकाला, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करके आपको ओमेगा मिल जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो ऐसे सवाल आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे एक और अच्छा सवाल पता है क्या होगा, इसको सेव कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे एक और अच्छा सवाल ऐसा होगा कि मान लो आपके पास एक रॉड है और एक गेंद आ रही है। रॉड की मास मान लो m है और इसकी लेंथ l है, ग्राउंड पे रखी हुई है, और इस गेंद की मास m है और ये आ रही है सम वेलोसिटी v0 से, और आके यहाँ पे कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन मान लो है 0। तो कोएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन 0 है, मतलब ये स्टिक कर जाएगा यहाँ पे। तो ये अगर यहाँ पे स्टिक कर जाएगा, तो आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया था पहली बात कि अगर मैं ये सिस्टम पकड़ूं, मैंने इनको सेपरेट कर दिया हुआ है जब ये टकरा रहे हैं उस सिचुएशन का एनालाइज करने के लिए। तो इस गेंद के ऊपर एक इंपल्सिव फोर्स लगेगी इधर, और इस रॉड के ऊपर एक इंपल्सिव फोर्स लगेगी इधर। लेकिन अगर मैं गेंद और रॉड को एक सिस्टम मान लूं, तो इनके ऊपर नेट इंपल्सिव फोर्सेस जो है वो कट जाएंगे। इसका मतलब इसकी इस सिस्टम के ऊपर अगर नेट इंपल्सिव फोर्सेस 0 है तो इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है। इस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, इनिशियल मोमेंटम विल बी m इनटू, तो मोमेंटम कंजर्वेशन में लगा रहा हूँ MOMC, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा तो ये हो जाएगा m इनटू v नॉट इनिशियल मोमेंटम, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 2m into velocity of center of mass of this system। क्योंकि जब ये टकरा जाएंगे, एक चीज ध्यान से देखो, जब ये टकरा जाएंगे, ये रॉड है और ये गेंद है, जब ये टकरा जाएंगे एक हो जाएंगे, जब ये एक सिस्टम हो जाएगा, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है, ठीक है, इनका जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, ठीक, ये सेंटर ऑफ मास का लोकेशन जो सेंटर ऑफ द रॉड हुआ करता था, मान लो रॉड की लेंथ l है, तो अब ये सिस्टम के लिए सेंटर ऑफ मास विल नॉट बी दिस पोजीशन जो मैंने यहाँ पे कलर्ड एरो से दिखाया है। दिस विल नॉट बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम, दिस विल बी द सेंटर ऑफ मास ऑफ द इंडिविजुअल रॉड। तो जब मैंने इसको एक सिस्टम बना लिया है, तो इस सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन है वो बदल जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो आपके रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, सेंटर ऑफ द रॉड, और आपके डिस्क या स्फीयर का सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। तो दोनों की मास m है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास में मास m है, तो और यहाँ पे इसके इस एंड में मास m है। तो आपकी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो कहीं पे इन दोनों के सेंटर पॉइंट पे होगी। मतलब सेंटर ऑफ द रॉड से, अगर l लेंथ l/2, सेंटर ऑफ द रॉड से l/4 डिस्टेंस ऊपर आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन होगा। और मैं जब VCOM निकाल रहा हूँ तो मैं बेसिकली इसी पॉइंट की वेलोसिटी आपको बता रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग। तो आपको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मिला इस सिस्टम का, तो सिस्टम का वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m into v0 divided by 2m। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू v0 by 2। ये आपको 100% क्लियर होना चाहिए, v0 by 2। लेकिन अब सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर ऑफ द रॉड से l/4 ऊपर है, चलेगा। अभी अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं, इसे सेव करता हूं मैं, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं तो सिस्टम देखिए, ये रॉड है और ये गेंद है। इस सिस्टम के ऊपर बिकॉज लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट में इसके एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगी, किसी भी पॉइंट के अबाउट में। तो कौन सा पॉइंट निकालना चाहोगे? लेट्स टॉक अबाउट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ द न्यू सिस्टम जो है वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड से, वो सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड से कितना ऊपर है? इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ l/4। ये अपने को समझ में आता है। और इस पॉइंट की वेलोसिटी जो है फ्रॉम मोमेंटम कंजर्वेशन, दिस इज इक्वल टू v0 by 2। और हमें पता है
कि अगर बॉडी फ्री टू रोटेट है और उसके ऊपर अगर कोई भी इम्पल्सिव फोर्सेस लग रहे हैं तो वो बॉडी रोटेट करेगा, और वो रोटेट करेगा उस एक्सिस के अबाउट में जो पैरेलल टू द टॉर्क वेक्टर हो एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास हो। क्या सेंटर ऑफ मास की लोकेशन ये है? इसका मतलब ये हुआ कि जब ये घूमेगा तो वो इस पॉइंट के अबाउट में घूमेगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। इस पॉइंट के अबाउट में घूमेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कीजिए। व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल? What is the angular momentum of the system initial? That should be equal to angular momentum of the system final. I hope you understood this. So angular momentum of the system initial जो है, which will be equal to what? It will be equal to m into v naught into L by 2. चलेगा? And that is in which direction? Inside. Is equal to angular momentum of the system final. Angular momentum of the system final is what? Angular momentum of the system final is what? Let's try to say this. What is the angular momentum of the system final? Angular momentum of the system final is moment of inertia about the center of mass into omega r cross mv. Because हम center of mass के about में निकाल रहे हैं तो r cross mv 0 है, तो I center of mass about omega into omega, which will be equal to ml square by 12 plus m into L by 4 का whole square plus m into L by 4 का होल स्क्वायर। ये 2 बार L by 4 क्यों आया? एक बार मैं निकाल रहा हूँ इस रॉड के लिए, रॉड का पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट में निकाला विच इज ml square by 12, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया तो m into L by 4 का होल स्क्वायर प्लस अगेन इस गेंद का m into L by 4 होल स्क्वायर, दिस इनटू ओमेगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपको ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। प्लीज सॉल्व इट आउट फॉर योरसेल्फ एंड यू वुड बी एबल टू गेट द आंसर। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप इस सेक्शन को एक बार फिर से देखना। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत बार बच्चों को कॉन्सेप्चुअली डाउट होता है और बहुत से किताबों में गलत भी दिया हुआ है। ये 100% सही है, एक बार ध्यान से देख लेना, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सेव कर रहा हूँ मैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड। आइए, तो अब हम बात करते हैं कुछ सिस्टम्स की विच आर स्फेरिकल, ठीक है। कुछ सवाल जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं उन्हीं को हम और अच्छे से सॉल्व करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक राउंड ऑब्जेक्ट है और ये राउंड ऑब्जेक्ट ऐसा है कि इसका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर और इसका सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे है। ये जो मैं चीज लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम पोजीशन पे होना, मतलब ज्योमेट्रिकल सेंटर जहाँ पे है वही सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब आपका सेंटर ऑफ मास जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रेडियस में नहीं घूम रहा है। इट इज एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। आपको समझ में आ रही है? इट इज एट अ कांस्टेंट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। तो ज्योमेट्रिकल सेंटर इज इक्वल टू सेंटर ऑफ मास। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, ठीक है। अब क्या होगा कि दूसरा केस, ज्योमेट्रिकल सेंटर जब सेंटर ऑफ मास के बराबर है तो इस सिचुएशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। तो इस सिचुएशन में क्या होगा अगर मैं इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, तो तुम्हें दिखेगा कि मान लो ये बॉडी इस सरफेस के ऊपर प्योर रोल कर रही है। अगर प्योर रोल कर रही है तब भी फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा। प्योर रोल मतलब फ्रिक्शन फोर्स गायब हो जाए ऐसा नहीं है, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, बट इसकी नेचर क्या होगी हमने अभी तक पढ़ा हुआ है, इसकी नेचर होगी स्टैटिक। तो विच गिव अस अ मोर लिबर्टी टू चूज इट्स डायरेक्शन। आपको याद है हमने इसके ऊपर काफी चर्चाएं की है और इसके ऊपर हमने बहुत सारे सवाल भी बनाए हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, इसकी मैग्नीट्यूड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स से कम है, इसकी मैग्नीट्यूड के बारे में हम बोल नहीं सकते, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है, बिकॉज मैग्नीट्यूड नोन नहीं है इसलिए डायरेक्शन हम किसी भी डायरेक्शन में रखें एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व एंड गेट द करेक्ट वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है और
इसके सेंटर से जो फोर्स लगेगा, एक लगेगा इसका वजन mg और दूसरा लगेगा नॉर्मल रिएक्शन विच विल बी अपवर्ड, ऑल विल बी पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो इसके कारण, इस सेटअप के कारण एक अच्छी बात ये हुई कि कोई भी एक पॉइंट पी लो आप ग्राउंड पे, और इस पॉइंट के अबाउट में अगर आप एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट में, इन सभी एंगुलर मोमेंटम नहीं, इन इस पॉइंट के अबाउट में आप इन सभी फोर्सेस का टॉर्क निकालने की कोशिश करें। और ये पॉइंट पी कहाँ पे सिचुएटेड है? इट इज सिचुएटेड ऑन द ग्राउंड। मैं यहाँ पे पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ और फिर मैं इसका रिजल्ट जो है ये मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट में सभी फोर्सेस का टॉर्क निकालोगे तो आपको दिखेगा कि एफ का कोई भी टॉर्क नहीं होगा। एफ का जो टॉर्क होगा, मैं ऐसे इसको इंडिकेट करता हूँ टेबुलर फॉर्म में, एफ का जो टॉर्क होगा वो जीरो होगा। वो इसलिए जीरो होगा बिकॉज एफ इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट पी। अगर मैं एन का वैल्यू देखूं तो एन का टॉर्क आएगा कुछ, एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ एन and the point about which we are finding it. So it will be, suppose this distance is d, so it will be n into d, r cross f होता है ना, तो r cross f n into d, and its direction is outward, outward from the plane of the screen। और अगर मैं mg का देखूं तो mg का होगा mg into d, and its direction will be inward into the plane of the मोबाइल स्क्रीन और कंप्यूटर स्क्रीन। बिकॉज आपकी सेंटर ऑफ मास और ज्योमेट्रिकल सेंटर सेम जगह पे हैं, तो आप देखोगे कि हमेशा n जो है ये mg के बराबर होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर आपका सेंटर ऑफ मास के बराबर है, आपको समझ में आ जाएगी जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इलैबोरेट करूंगा। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि इफेक्टिवली आपकी ज्योमेट्रिकल सेंटर और सॉरी आपकी जो सेंटर ऑफ मास है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेट कर रही है, बिकॉज ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ रही है। बिकॉज एन mg के बराबर है, तो आप अगर पॉइंट पी के अबाउट में नेट टॉर्क निकालोगे तो नेट टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो, बिकॉज दिस इज वैलिड, एन mg के बराबर है, इसीलिए नेट टॉर्क जीरो है। इसका मतलब अगर पॉइंट पी के अबाउट में सभी फोर्सेस का टॉर्क जीरो है, इसका मतलब पॉइंट पी के अबाउट में इस पर्टिकुलर राउंड ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व्ड है, क्योंकि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू dl बाई dt वेक्टर, तो dl वेक्टर बाई dt। तो अगर टॉर्क किसी पॉइंट के अबाउट में जीरो है तो उस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व्ड रहेगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड, मैं इसे सेव करता हूं। अब हम बात करते हैं दूसरे सिचुएशन की। दूसरा सिचुएशन क्या है? दूसरा सिचुएशन ये है कि सपोज वी आर हैविंग अ राउंड बॉडी, बट इस राउंड बॉडी का इस राउंड बॉडी का जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है, ज्योमेट्रिकल सेंटर is not equal to center of mass. I'm extremely sorry, is not equal to center of mass. I hope you understood this. तो जब ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम नहीं होंगे, मान लीजिए आपकी जो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन है वो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन मान लो आपके ज्योमेट्रिकल सेंटर से थोड़ा सा ऊपर है। ये है आपका सेंटर ऑफ मास का लोकेशन, और जो ब्लैक कलर से मार्क्ड है दैट इज योर ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में जैसे ये बॉडी रोल करेगी आपको दिखाई देगा कि ये जो सेंटर ऑफ मास है, ये सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर के अबाउट में एक सर्कुलर शेप में घूमेगा। बिकॉज ये सर्कुलर शेप में घूमेगा, भले यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर हमेशा एक्ट करेगा, जिसके कारण अगर मैं इसका वेट लेता हूं
दैट इज mg। और अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन लेता हूँ तो आपको दिखेगा कि नॉर्मल रिएक्शन, मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल रिएक्शन विल नॉट बी इक्वल टू mg इस पर्टिकुलर केस। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई आप पॉइंट आइडेंटिफाई करते हो, अगेन सेम वे में, मान लो आपने एक पॉइंट P आइडेंटिफाई किया एंड सपोज इस पॉइंट P के अबाउट में आपको सभी फोर्सेस के टॉर्क निकालना, तो आप देखोगे कि इस केस में भी आपके लिए एक फ्रिक्शन फोर्स रहेगा, या रोलिंग भी अगर हो रही है तो फ्रिक्शन फोर्स रहेगा। हाँ, उसकी मैग्नीट्यूड डिसाइडेड नहीं रहेगी, वो आपको इक्वेशन सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। और बिकॉज मैग्नीट्यूड नोन है तो डायरेक्शन के साथ नोन नहीं है, तो डायरेक्शन के साथ आप खेल सकते हो और मैथमेटिक्स ऑटोमेटिकली आपको सही मैग्नीट्यूड और सही डायरेक्शन दे देगा। तो फिर से मैं इन सभी फोर्सेस का टॉर्क निकाल रहा हूं। पहला फोर्स है F, इसका टॉर्क 0 है अबाउट द पॉइंट P, बिकॉज ये फ्रिक्शन फोर्स इज पासिंग थ्रू पॉइंट P। अगर मैं नॉर्मल रिएक्शन का देखूं तो इट विल बी, मान लो डिस्टेंस अभी भी वही d है, ठीक है, जो मैंने लास्ट इसमें लिया था, लास्ट स्लाइड में। तो आप अगर नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क देखोगे, इट विल बी r क्रॉस f विच विल बी n इंटू d आउटवर्ड। और अगर मैं mg का टॉर्क निकालूं तो mg का टॉर्क विल बी mg इंटू d इनसाइड द प्लेन ऑफ दिस स्क्रीन। तो अगर आप अभी सभी फोर्सेस का टॉर्क का सम करोगे तो यू विल सी दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं हो रहा है, ये 0 के बराबर, इट इज नॉट इक्वल टू 0। ये नॉट इक्वल टू 0 होने के पीछे रीजन क्या है? ये रीजन है कि बिकॉज आपकी ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम नहीं है, बिकॉज इट इज नॉट सेम, सो the center of mass is moving in a circular track around the geometrical center. That is why the center of mass is always having a acceleration which is the radial acceleration. So you should see that this normal reaction is not equal to mg, ठीक है, that is mg minus n should be equal to some value which is radial acceleration into n, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी टोटल टॉर्क अबाउट पॉइंट P 0 नहीं है, तो इस केस में आपकी जो सिस्टम की एंगुलर मोमेंटम है दैट इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट अबाउट विच पॉइंट, या नॉट कॉन्जर्व्ड अबाउट विच पॉइंट, अबाउट पॉइंट P। ये कॉन्जर्व नहीं रहेगा अगर ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास अलग अलग हैं। लेकिन प्रीवियस वाले केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम था, तो हम आराम से किसी भी पॉइंट के अबाउट में टॉर्क निकाल सकते हैं। तो ये एक सवाल आपको पूछा जा सकता है जो मैंने इस स्लाइड में डिस्कस किया है, लेकिन जो न्यूमेरिकल आएंगी वो ज्यादातर जो प्रीवियस स्लाइड में डिस्कशन थी जहां पे ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड कर रहे थे, उसी के ऊपर बनेगी। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। इसे मैं सेव करता हूँ, आगे बढ़ते आइए। देखिए, आपको याद होगा हमने कुछ ऐसे सवाल बनाए थे, फिर से मैं उन्हीं सवाल पे ला रहा हूँ आपको, एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व इट by a very sophisticated method and it would give us the answer very fast। ध्यान से देखिए, सपोज हमने एक गेंद को एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देके सरफेस पे छोड़ दिया, ये सरफेस है मान लो, और ऐसा मान लो कि सरफेस पे फ्रिक्शन म्यू जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0 है, म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी देके इस सरफेस के ऊपर छोड़ दिया। जब हमने इस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देके इस सरफेस के ऊपर छोड़ दिया, तो आपको पता है कि अगर म्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, और फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स विल बी इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। और ये फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप का होगा, लेट अस डिस्कस इट आउट, वेदर इट विल बी स्टैटिक और काइनेटिक। आपको पता है, आप इसका रिस्पांस दे सकते हो, दिस विल बी काइनेटिक। तो अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है, स्टैटिक विल बी रॉन्ग, काइनेटिक विल बी राइट। अगर काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स है
तो फ्रिक्शन फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है इट विल बी गिवन बाय म्यू इनटू एन विच इज इक्वल टू म्यू इनटू एम इनटू जी। ये आपकी फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स की मैग्नीट्यूड ये हो गया। इससे हम लोग निकाल सकते हैं कि इस स्फीयर के ऊपर जो एक्सेलरेटिंग फोर्स लग रहा है विच विल बी इक्वल टू म्यू इनटू एम जी अपॉन एम विच इज इक्वल टू म्यू इनटू जी, ये एक्सेलरेशन। तो सवाल है, बताइए भाई साहब, कितने देर के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा? मतलब जब वेलोसिटी v नॉट हो जाएगी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट हो जाएगी, कितने देर के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा? दिस इज व्हाट इज द क्वेश्चन। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कितने देर के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, तो लेट इट हैपन आफ्टर सम टाइम टी। हम लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, इस चैप्टर को या फिर इस प्रॉब्लम को हमने इससे पहले न्यूटन लॉ या फोर्स मेथड और टॉर्क मेथड से करके देखा। अब हम इसी सवाल को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मेथड। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम अगर तुम देखोगे, ये इनिशियल कंडीशन ऑफ द राउंड ऑब्जेक्ट और फाइनल कंडीशन के लिए आपको एंगुलर मोमेंटम किसी भी पॉइंट p के अबाउट में निकालना। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है ये r मान लो और इस राउंड ऑब्जेक्ट की मास m मान लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप इसको डिस्क मान लो यार, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, आप अलग अलग ऑब्जेक्ट्स का लोगे तो आपके लिए एक स्टैंडर्ड फार्मूला बन जाएगा, मतलब एक जनरलाइज फार्मूला बनेगा, सॉरी। लेकिन अगर आपने स्पेसिफाई कर दिया तो स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा, तो जनरलाइज करके रखो, बेटर होगा। ठीक है, आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि किस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट में क्या होगा एग्जैक्टली। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो हम लोगों को अभी अगर आप देखोगे जो फ्रिक्शन फोर्स है, और बिकॉज इस केस में ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास ये दोनों सेम है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिखेगा कि जो वेट है और जो नॉर्मल रिएक्शन है ये दोनों ही फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो आप देखोगे कि पॉइंट पी के अबाउट में, लास्ट स्लाइड याद करो, पॉइंट पी के अबाउट में इसकी नेट टॉर्क 0 है, तो पॉइंट पी के अबाउट में हम बोल सकते हैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। तो क्या मैं बोल सकता हूँ, ध्यान से सुनना, इसको मैं इरेज करता हूँ, ये हम लोग इस मेथड को हम लोग प्रीवियसली कर चुके थे, हम अभी इसके ऊपर ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, वी विल यूज इट व्हेन वी रिक्वायर इट। पहले थोड़ा सा एंगुलर मोमेंटम देखते हैं। देखो, एंगुलर मोमेंटम की मदद से आप विद इन नो टाइम यू विल बी एबल टू फाइंड आउट व्हाट विल बी दिस वैल्यू ऑफ ओमेगा एंड वी, बिकॉज यहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट हो चुकी है, कहाँ पे, फाइनल कंडीशन में। तो क्या फाइनल कंडीशन के लिए हम बोल सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट? आप कांस्टेंट इक्वेशन लगा सकते हो, आप फाइनल कंडीशन के लिए पक्का ये बोल सकते हो वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, लेकिन इनिशियल कंडीशन के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि इनिशियल कंडीशन में प्योर रोलिंग हो ही नहीं रही है, फाइनल कंडीशन में हो रही है, इसलिए फाइनल कंडीशन में आपने वी नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट लिख दिया। इसका मतलब अगर आप ओमेगा निकाल लिए तो आप वी नॉट निकाल लोगे, और अगर आप वी नॉट निकाल लिए तो आप ओमेगा नॉट निकाल लोगे। तो अगर मैं एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करूं पॉइंट पी के अबाउट में, what is the angular momentum of the system initial should be equal to angular momentum of the system final। तो सिस्टम में यहाँ पे एक ही डिस्क है या फिर एक ही राउंड ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसलिए सिस्टम नहीं लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इनिशियल ये कितना हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इनिशियल, इसको ओमेगा दे के छोड़ दिया गया है, तो ओमेगा दे के छोड़ दिया गया है, तो क्या हो जाएगा, ये इसकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी सिर्फ आई इंटू ओमेगा। ठीक है, आई इंटू ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम सिस्टम फाइनल। फाइनल पॉइंट पे इसका सेंटर ऑफ मास भी आगे जा रहा है, प्लस ये घूम भी रहा है, तो इसकी फाइनल पॉइंट पे जहाँ पे प्योर रोलिंग स्टार्ट कर रहा है, इसकी एंगुलर मोमेंटम हो जाएगी आर क्रॉस एम वी। आर क्रॉस एम वी जो है, ये मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम से दिखाना चाहूंगा। ये वेक्टर है आपका आर वेक्टर, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये वेक्टर है आपका आर वेक्टर एंड दिस इज योर वी नॉट वेक्टर। तो आर क्रॉस एम वी अगर मैं करूंगा, आई जस्ट नीड दिस रेडियस आर, ठीक है, आपको मैं बताता आर परपेंडिकुलर क्रॉस एम वी, समझ में आ रहा है, आर परपेंडिकुलर क्रॉस एम वी। तो आपको यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम लिखने के लिए आप क्या लिखोगे, एम वी नॉट आर। क्या बात समझ में आ रही है, एम वी नॉट आर, और इसकी डायरेक्शन किधर है, इसकी डायरेक्शन अंदर की तरफ है, एम वी नॉट आर प्लस आई इंटू ओमेगा नॉट। ये आई ओमेगा नॉट क्यों आया, बिकॉज ऑफ द रोटेशनल पार्ट।
और r क्रॉस mv क्यों आया, दैट इज mv नॉट r बिकॉज ऑफ द ट्रांसलेशनल पार्ट। तो CTRM में इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, आपको बताया गया है ऑलरेडी। तो आई ओमेगा इक्वल टू mv नॉट r प्लस आई ओमेगा नॉट। अब आप चाहो तो ओमेगा नॉट की जगह पे v नॉट बाई r लिख दो, या v नॉट की जगह पे r ओमेगा नॉट लिख लो, तो उससे आपको ओमेगा नॉट की फाइनल वैल्यू आ जाएगी। मतलब जब प्योर रोलिंग होगा तो फाइनल वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट क्या है वो आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम ओमेगा नॉट की वैल्यू निकालें, क्या हम लोग लिख सकते हैं वी नॉट इज इक्वल टू आर ओमेगा नॉट, इज इट इक्वल टू एम आर स्क्वायर प्लस आई इंटू ओमेगा नॉट, इज इट इक्वल टू आई ओमेगा। तो जिससे ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा नॉट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई ओमेगा अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई अपॉन एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, दिस विल बी वैल्यू आई ओमेगा बाय एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये वैल्यू आपकी ओमेगा नॉट की आ रही है। अब अगर आप ध्यान दोगे, इनिशियली इसकी वैल्यू ओमेगा थी, एंगुलर वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू ओमेगा नॉट हो गई। तो अगर आप देखोगे इसकी जो ओमेगा की वैल्यू है, इनिशियल ओमेगा की वैल्यू ज़्यादा होगी और फाइनल ओमेगा की वैल्यू कम होगी, बिकॉज ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, इसका जो टॉर्क है, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू म्यू एम जी, इसका जो टॉर्क है वो टॉर्क ओमेगा के अपोजिट डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली आपका जो टॉर्क है ऑफ बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स, इट विल बी फोर्स विच इज इक्वल टू म्यू एम जी इंटू आर। तो म्यू एम जी इंटू आर दैट इज द टॉर्क शुड बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी आर बाई आई, और आपकी फाइनल जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट है, ये रिलेशनशिप आएगा ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा माइनस अल्फा टी। तो ओमेगा नॉट की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हो नीचे से, और ओमेगा की वैल्यू ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू। अल्फा की वैल्यू अभी आपने बोला फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी इंटू आर, विच विल बी इक्वल टू आई इंटू अल्फा। तो अल्फा आई किसके अबाउट में, बिकॉज यहाँ पे कोई हिंज नहीं है तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट में, तो आई अबाउट द सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे मैं और स्पेसिफाई कर देता हूँ अबाउट द सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी म्यू एम जी आर बाई आई सेंटर ऑफ मास। वो अल्फा की वैल्यू जो आप यहाँ से निकालोगे उसी को आप इस जगह पे पुट करोगे और आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। तो कितने देर के बाद ये प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा, इसको सॉल्व करने का एक और बेहतरीन तरीका है कि आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन मेथड लगाएं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसे सेव करता हूँ और आप इस वीडियो को आप इस वीडियो को देख सकते हो, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, एंड आई विल इन्फॉर्म यू व्हेन इट विल गेट अपलोडेड, सो डोंट वरी। ठीक है, आइए मैं इसे सेव करता हूँ। तो ये इस टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। आइए और कैसे कैसे सवाल हो सकते हैं, देखिए ये मैं कराऊंगा नहीं, बट आई विल पोज इट एज अ होमवर्क प्रॉब्लम टू यू। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बॉल है मान लो, या फिर एक राउंड ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी इधर है, इसकी कुछ वेलोसिटी दे दी गई, सपोज मान लो 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी जो ओमेगा है वो इधर ऐसे इनिशियल ओमेगा इधर की दी गई विच इज इक्वल टू 2 रेडियन पर सेकेंड सपोज। ठीक है, और ये जो म्यू की वैल्यू है सपोज इट इज गिवन एज म्यू 0.2, और इसका जो मास है सपोज इट इज गिवन एज 2 kg। ठीक है, तो आपको बताना है कितने देर के बाद, आफ्टर व्हाट टाइम प्योर रोलिंग विल स्टार्ट, पीआर विल स्टार्ट, प्योर रोलिंग विल स्टार्ट। कोई खास बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। आप इस सिचुएशन में अगर ध्यान से देखोगे ना, मैं ये कराऊंगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे खुद करो। आप देखोगे कि जो कांटेक्ट पॉइंट है बिटवीन द स्फीयर एंड द ग्राउंड, ये कांटेक्ट पॉइंट अगर मैं स्फीयर का देखूं तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन गिवन इस तरफ इसकी वेलोसिटी है, तो जो फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर लगेगी, ये रगड़ेगा यहाँ पे, तो फ्रिक्शन फोर्स जो इसके ऊपर लगेगी वो इस तरफ लगेगी, और ये फ्रिक्शन फोर्स किस टाइप का होगा, काइनेटिक। तो आप म्यू इंटू एन दैट इज एम इंटू जी करके काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स निकाल लोगे, उस फ्रिक्शन फोर्स की आप निकाल लीजिए, और उसका टॉर्क कितना हो जाएगा म्यू के एन इंटू आर। अच्छा, आर की वैल्यू मैंने प्रोवाइड नहीं की थी,
आर की वैल्यू कितना ले ले 1 मीटर, लेट अस टेक आर इज इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। तो म्यू के एन इंटू आर अगर आप करोगे, म्यू के एन मतलब म्यू के दैट इज म्यू इंटू एम जी इंटू आर करोगे, तो उसका जो टॉर्क आएगा, उसका जो टॉर्क आएगा दैट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, उससे अल्फा आ जाएगा। तो बेसिकली अभी आप क्या करोगे, बिकॉज आपको पता है कि ज्योमेट्रिकल सेंटर और सेंटर ऑफ मास सेम है, कुछ नहीं बोला रहे तो हमेशा इसे कंसिडर करना है। तो आप देखोगे कि इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के अबाउट में इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम और जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, इन दोनों पॉइंट में आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर लो और आपको फाइनल ओमेगा जो है वो निकल के आ जाएगा। और उस ओमेगा से या वी से, किसी से भी यूज कर सकते हो। वी अगर यूज करोगे तो फ्रिक्शन, तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए होगा, अगर ओमेगा यूज करना चाहोगे तो अल्फा चाहिए होगा। तो मान लो मैंने ओमेगा यूज किया है, तो ओमेगा अगर यूज किया है तो मैंने फ्रिक्शन का टॉर्क निकाला विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी इंटू आर, दैट इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इंटू अल्फा, ठीक है। तो इससे अल्फा आ जाएगी। तो अल्फा अगर आ गई तो आपकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 2 रेडियन पर सेकंड है, फाइनल ओमेगा नॉट आप निकाल लोगे एंगुलर मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से। तो ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा ओमेगा माइनस अल्फा टी, इस टाइप का एक्सप्रेशन आप लगाओगे और टी की वैल्यू निकाल लोगे। तो कितने देर के बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी, इस टाइप के सवाल अगर आप एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से करोगे तो आपको काफी आसानी से सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। इसे आप एक होमवर्क प्रॉब्लम की तरह खुद से सॉल्व करें, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ and let's move to a new question, ठीक है। अच्छा, अभी और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान से देखो। अभी क्वेश्चंस कैसे आएंगे कि मान लीजिए, ये देखिए, मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है। ऐसे क्वेश्चंस आप कर चुके हो सेंटर ऑफ मास चैप्टर में, बट इसके अंदर अभी रोटेशनल का टच देंगे। मान लीजिए ये स्फीयर जो है ये प्योर रोल करता हुआ विद वेलोसिटी v नॉट एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट, प्योर रोल कर रहा है ये, और इसका जो मास है वो m है, इसका जो मास है वो m है, और इसका भी जो मास है वो m है, और ये रेस्ट पे है। ये जाके यहाँ इससे टकराता है और ये परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है, E इज इक्वल टू 1, ठीक है। दोनों की मास m है। तो अभी क्या होगा जब ये दोनों टकराएंगे? लेट्स टेक इट एज अ डिस्कशन प्रॉब्लम। सोच के देखो, जब ये टकराएंगे तो तुम्हें पता है कि ये जो पीछे वाला बॉल है, इसको मैं ये बना रहा हूँ, ये पीछे वाला बॉल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट पे आ जाएगा। आप मोमेंटम कंजर्वेशन करके इसको सॉल्व कर सकते हो। और ये जो आगे वाला बॉल है इसको वेलोसिटी v मिल जाएगी। द बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v मिल जाएगी टकराने के बाद। दिस इज द सिचुएशन आफ्टर टकराना। बहुत अच्छा सवाल है ये, वेरी इंटरेस्टिंग, मजा आएगा। आफ्टर टकराना ये सिचुएशन है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, कोई फ्रिक्शन मतलब दोनों बॉल के बीच में जो फ्रिक्शन है वो 0 है, लेकिन ग्राउंड के साथ फ्रिक्शन है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जब ये टकराएंगे तो तुम देखो यहाँ पे इसको, मतलब आगे वाले गेंद को, इसको मान लो मैं गेंद ए बोल रहा हूँ और इसको गेंद बी बोल रहा हूँ, तो ये गेंद ए है, ये गेंद बी है। तो बी को वेलोसिटी v मिली और ए रुक गई, बट देयर इज नो रीजन व्हाई इट्स एंगुलर वेलोसिटी वुड स्टॉप। इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ही रही, ओमेगा नॉट, लेकिन ये रुक गई और इसको वेलोसिटी मिल गया v नॉट, पर इसको इनिशियली कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं मिला, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी मिलने के लिए टॉर्क चाहिए, इसको टॉर्क कुछ भी नहीं मिला। टॉर्क मिलता अगर यहाँ पे म्यू जो है वो 0 नहीं होता बिटवीन द टू बॉल्स, बट मैंने म्यू 0 मान लिया। मैं इसको भी समझाऊंगा। तो अब क्या होगा, आप देखोगे, अगर आप थोड़ी सी बुद्धि लगाओगे तो आपको दिखेगा कि अब ये ए और बी ये दोनों ही सरफेस पे स्लाइड करेंगे, प्योर रोलिंग नहीं करेंगे, ये सरफेस पे स्लाइड करेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है? एक जो है, एक को सिंपली सेंटर ऑफ मास को हमने वेलोसिटी देके छोड़ दिया, और दूसरा वाला जो है उसमें वो बॉडी को सिर्फ ओमेगा देके छोड़ दिया। तो अब ये जो दोनों बॉडीज हैं, ये दोनों बॉडी स्लाइड करेंगी ग्राउंड में। तो दोनों बॉडी स्लाइड करेंगी, तो अब सवाल आ जाएगा कब ए और बी प्योर रोलिंग स्टार्ट करेंगे, पहला सवाल।
और फिर आपसे दूसरा सवाल पूछा जा सकता है कि कितने मैक्सिमम समय के बाद दोनों प्योर रोलिंग स्टार्ट करेंगे। तो मैक्सिमम समय के बाद दोनों प्योर रोलिंग स्टार्ट करेंगे टकराने के बाद, वो निकालने के लिए आपको प्योर रोलिंग का समय ए और बी दोनों के लिए निकालना पड़ेगा आफ्टर टकराना, और उसमें से जो बड़ा वैल्यू है दैट वुड बी द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ टाइम आफ्टर व्हिच बोथ विल स्टार्ट प्योर रोलिंग। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ये सेंटर ऑफ मास का सवाल है। जब सेंटर ऑफ मास में हम पार्टिकल मान के करते थे तो हमें ऑब्जेक्ट के प्योर रोलिंग को देखना की जरूरत नहीं पड़ती थी। बट यहाँ पे जब हम स्फीयर्स ले लें और हम बोल रहे हैं कि वो प्योर रोलिंग करता हुआ जा रहा है, तो उस केस में टकराने के तुरंत बाद बी को ए की वेलोसिटी मिल जाएगी। आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो ना, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और मोमेंट ऑफ कंजर्वेशन से आपको वही चीज मिलेगी। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट इसमें डायरेक्टली स्टेट कर दिया, आपको सेंटर ऑफ मास में बताया गया ये बात कि अगर दोनों मासेस सेम रहेंगी एंड इफ E is equal to 1 then the bodies will exchange their velocities। तो अगर जो वेलोसिटी v से जा रहा था वो रुक जाएगा और दूसरे को उसकी वेलोसिटी मिल जाएगी। व्हाट हैपेंस, तो यहाँ पे दोनों की मास हमने m मानी हुई है, सेम मानी हुई है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड वाला बॉल A टकराएगा B के साथ, B इनिशियली रेस्ट पे था, तो B को A की वेलोसिटी मिल जाएगी सेंटर ऑफ मास की, विच इज v0। लेकिन A के पास अभी भी जो ओमेगा नॉट है वो बंद नहीं होगा, क्योंकि उसको बंद करने के लिए मुझे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाना पड़ेगा, और वो टॉर्क नहीं लग रहा है, तो वो घूमता रहेगा ओमेगा नॉट से, जिसके कारण जो फ्रिक्शन फोर्स है, राइट, वो फ्रिक्शन फोर्स ऑपोजिट टू ओमेगा नॉट एक्ट करेगा और उसके अंदर उसकी ओमेगा को घटाएगा और वेलोसिटी बढ़ाएगा। तो एक स्टेज में ए के लिए v और ओमेगा रिलेट हो जाएंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा से, तो उस टाइम पे ए प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। b जो है, b को वेलोसिटी v नॉट मिला है सेंटर ऑफ मास का, और कोई ओमेगा नहीं मिली है, तो इसके हर पॉइंट को अगर आप कांस्टेंट इक्वेशन लगाओगे, इसके हर पॉइंट को वेलोसिटी v नॉट मिलेगी, जिसके कारण इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स होगा, वो पीछे की तरफ लगेगा और ये काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, एंड इट विल बी गिवन बाय म्यू इनटू n व्हिच इज इक्वल टू म्यू इनटू mg। उसके कारण इसका जो होगा, इस फ्रिक्शन के कारण एक टॉर्क होगा, और ये टॉर्क इसके अंदर ओमेगा क्रिएट करेगा, और ये ओमेगा जो है, ये ओमेगा धीरे धीरे बढ़ेगा और वेलोसिटी घटेगा, बिकॉज वेलोसिटी के ऑपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। देखो ये वेलोसिटी इस तरफ है और फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट में लगा, तो वेलोसिटी घटेगा, ओमेगा बढ़ेगा। एक स्टेज में v नॉट और ओमेगा लिंक हो जाएंगे बाय v नॉट इक्वल टू आर ओमेगा नॉट से, या v डैश इक्वल टू आर ओमेगा डैश से। वो आपको टाइम देगा कब b प्योर रोलिंग स्टार्ट करेगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन, सो यू नीड टू फॉलो दिस वेरी क्लोजली, और इस सवाल को आप खुद से एक बार सॉल्व करने की ट्राई कर सकते हो, और अगर नहीं सॉल्व कर पाए मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना, आई वुड हेल्प यू टू सॉल्व दिस। द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैं मार्क कर रहा हूँ स्टार मार्क, ट्राई टू सॉल्व दिस। आई हैव गिवन यू ऑल द एक्सप्लेनेशन टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ठीक है? I hope you understood this. चलिए, अच्छा, अब देखिए कभी कभी क्या होता है, देखिए ध्यान से, आपने देखा होगा, ये क्रिकेट खेलते वक्त आपने पक्का देखा होगा कि आपने एक गेंद को ग्राउंड से ऐसा लुढ़काते हुए फेंका, और ऐसा फेंका कि ये प्योर रोल कर रहा है, मान लो, मतलब इसकी वेलोसिटी v नॉट है और इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो ओमेगा नॉट है, और ये प्योर रोल करती हुई जा रही है। कैसी जा रही है? ये प्योर रोल करती हुई जा रही है। तो इफ इट इज डूइंग प्योर रोलिंग, तो अब आके ये इस वॉल से टकराती है। तो जब ये वॉल से टकराएगी तो ध्यान से सुनना, मैं इस वॉल का पहले क्या बोल रहा हूँ कि इस वॉल की फ्रिक्शन 0 है, और ये जो वॉल के साथ कोलिजन होगी गेंद की, इसको मान लो परफेक्टली इलास्टिक, ठीक, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो तुम देखोगे कि कि जब ये टकराएगी, ये देखो ध्यान से, ये सिचुएशन है जस्ट बिफोर हिटिंग द, मतलब ये जो सिचुएशन है, ये मान लो प्योर रोलिंग कर रही है तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी इसके ऊपर, तो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन आप निकाल सकते हो। मान लो मैं मानता हूँ फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, जस्ट बिफोर हिटिंग द क्या, जस्ट बिफोर हिटिंग द वॉल, दिस इज व्हाट इज द कंडीशन। प्योर रोलिंग कर रही है, v नॉट और ओमेगा, v नॉट लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी है, तो v नॉट इक्वल टू r ओमेगा नॉट सेटिस्फाई होगा, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑब्जेक्ट। जस्ट आफ्टर क्या होगा, जस्ट आफ्टर वाला सिचुएशन ये होगा कि ये जो आपके पास स्फेरिकल बॉल है,
इस स्फीयरिकल बॉल के सेंटर ऑफ मास को एक वेलोसिटी मिल जाएगी, बट इसकी डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट हो जाएगी, इट विल बी माइनस v नॉट। और इसकी ओमेगा जो है, इसकी ओमेगा को चेंज करने का कोई रीजन नहीं है, ये ओमेगा नॉट ही रहेगी। तो टकराने के जस्ट बाद अगर आप एनालाइज करो इस पॉइंट को, लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को, तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट को एक वेलोसिटी है v नॉट इस तरफ और दूसरी इसको वेलोसिटी है r ओमेगा नॉट इस तरफ, जिसके कारण इसकी नेट वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सरफेस जो है वो आगे की तरफ है। दैट विल फोर्स इट टू हैव अ फ्रिक्शन काइनेटिक इन दिस डायरेक्शन। तो अब फिर से सवाल हो जाएगी कि टकराने के कितने देर बाद प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा। कोई खास बात नहीं, आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, आपको ये कंडीशन लेनी है, टकराने के जस्ट बाद वाली, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रही है, इसका वेट लग रहा है इधर और इसकी नॉर्मल रिएक्शन लग रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, आपको कोई भी एक पॉइंट सिलेक्ट कर लेना है, पॉइंट ए, जिसके अबाउट में आपको एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। तो फाइनल पोजीशन जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगी वो पोजीशन आपको ड्रॉ कर लेनी है। मान लो ये फाइनल पोजीशन है, तो फाइनल पोजीशन पे मान लो इसकी जो वेलोसिटी है वो v नॉट इधर है, v डैश सॉरी, और इसकी ओमेगा डैश जो होगी वो इधर है, and v dash and omega dash are linked by v dash equal to r omega dash। तो फाइनल पॉइंट पे उसकी एंगुलर मोमेंटम वही होगी जो टकराने के जस्ट बाद होगी, क्योंकि आप जिस पॉइंट के अबाउट में एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो उस पॉइंट के अबाउट में सभी फोर्सेस का नेट टॉर्क 0 है। तो वो पॉइंट जब एंगुलर मोमेंटम उसके फाइनल पॉइंट पे उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, बाय एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल आप निकाल सकते हो। और फिर आप इधर एक्सेलरेशन v डैश इक्वल टू u माइनस 80 और u प्लस 80 और ओमेगा डैश इक्वल टू ओमेगा इनिशियल माइनस अल्फा टी, इसमें से किसी भी एक इक्वेशन को यूज करके आप टाइम निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत से बेहतरीन सवाल बनते हैं प्योर रोलिंग के कंसीडरेशन के, एंड दीज आर द पेट एरियाज ऑफ द एग्जामिनर। तो आपको रॉक सॉलिड होना है इन फाउंडेशन को। ठीक है, आइए आगे बढ़े। और क्या हो सकता है, देखिए अब मान लीजिए कि मैं आपको बोलूं वही जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे प्योर रोल करती हुई जा रही है और ये आपका वॉल है। लेकिन अब जो ये वॉल है, ये वॉल खुरदरा है। खुरदरा है मतलब इस वॉल पे फ्रिक्शन इज नॉट जीरो, यहाँ पे भी फ्रिक्शन जीरो नहीं थी और इस वॉल पे भी फ्रिक्शन जीरो नहीं। ठीक है, मान लो इसकी वेलोसिटी जो थी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इज v और ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा था, ओमेगा नॉट ले लो चलो, v नॉट एंड ओमेगा नॉट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। तो आप यहाँ पे देखोगे कि मान लो इस कोफिशिएंट रेस्टिट्यूशन जो है, ये मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा हूँ, इसको स्टैंडर्ड वैल्यू रखता हूँ e। तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो इम्पल्सिव फोर्सेस क्या छोटे समय के लिए टकराते हैं, तो जो इम्पल्सिव फोर्सेस बिकॉज ऑफ दिस टकराना, नॉर्मल रिएक्शन जो डेवलप होगा, ये वॉल के ऊपर भी लगेगा और गेंद के ऊपर भी लगेगा। ये जो NDT इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, माइनस NDT, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, एंड चेंज इन मोमेंटम विल बी माइनस m इंटू v नॉट, m इंटू v नॉट नहीं, m इंटू e v नॉट। e v नॉट कैसे हुआ समझ में आया? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। e क्या होता है? e इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन निकालना है अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, इज इट v नॉट? तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है विल इट बी e v नॉट? तो ये जो e v नॉट में e v नॉट है, इसी को आप यूज कर रहे हो यहाँ पे। तो माइनस m इंटू e v नॉट माइनस m इंटू v नॉट, सॉरी हाँ m इंटू v नॉट। तो जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी जो लीनियर इंपल्स है माइनस NDT, बिकॉज इसकी बॉल के ऊपर जो इंपल्स लग रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए मैंने माइनस NDT लिया है, विच इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉल विच इज माइनस ME V नॉट माइनस इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल विच इज माइनस M V नॉट। तो ये वैल्यू आई अपनी इंपल्स की, जो इंपल्स फ्रिक्शन जो टकराने के कारण जनरेट हो रहा है। तो जब ये टकराएगा, लॉजिकली सोचो, जब ये टकराएगा, क्या आपको लगता है टकराने के कारण ये यहाँ पे एक इम्पल्सिव नॉर्मल रिएक्शन डेवलप हुआ जिसके कारण आपने NDT इम्पल्स निकाल लिया? तो क्या ये नॉर्मल रिएक्शन डेवलप होने के कारण क्या आपको लगता है कि यहाँ पे एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होगी, एंड दैट फ्रिक्शन फोर्स F इज इक्वल टू म्यू इनटू N, या फिर फ्रिक्शन के कारण जो इम्पल्स होगा
that will be integration of minus f n dt. So minus f n dt will be what? Yeah, f into n dt. Integration of f into n dt. F into n dt is what? It is minus me v naught minus m v naught into f. तो आपको दिखेगा कि you will get a impulse in the vertical direction. ये फ्रिक्शन फोर्स के कारण आपको एक impulse in the vertical direction मिलेगा, which will be integration of f, integration of sorry f नहीं, इसमें मैंने एक गलती कर दी, integration of mu n dt. So it will be mu m v naught e plus 1. तो ये आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ f dt, this is the friction impulse that is acting in the vertical direction on this ball. इस बॉल के ऊपर ये वर्टिकल डायरेक्शन में लगेगी, जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ. तो ये जब इंपल्स लगेगा, अगर ये इंपल्सिव फोर्स mg से ज्यादा हो गया, ध्यान से सुनना, अगर ये इंपल्सिव फोर्स mg से ज्यादा हो गया, तो क्या आपको लगता है कि ये बॉल ऊपर उठ जाएगी? आपने पक्का ये ऑब्जर्वेशन किया हुआ है, आप देखना, बहुत से लोग आप यहाँ पे क्रिकेट खेलते हो, आप गेंद को लुढ़का के जैसे ही वो वॉल के साथ टकराएगी ना बेटा, आपने पक्का देखा होगा कि वॉल के साथ टकराने के बाद वो थोड़ा सा ऊपर उछल के फिर नीचे आती है. वो इसलिए आती है बिकॉज आपकी जो वॉल है वो खुरदरी होती है, मतलब वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, और उसके कारण जो ऊपर की डायरेक्शन में इंपल्सिव फोर्स लग रहा है दैट इज मोर एज कंपेयर टू mg, इसलिए वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है. जैसे टकराता है वॉल से थोड़ा सा ऊपर उठेगा, ऊपर से टिचकियां होकर ऊपर उछलेगा और फिर नीचे आएगा, एंड देन इट विल कम बैक. दिस इज व्हाट हैपेंस. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. सो मैंने मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कराने की कोशिश की है आपको. आप चिंता ना करें, इसके ऊपर कुछ और सवाल भी हैं जो मुझे डील करनी है. कल का जो सेशन होगा वो इसके ऊपर लास्ट सेशन होगा, जहां पे मैं इसके कुछ अच्छे सवाल लूंगा और टॉपलिंग के कुछ अच्छे सवाल लूंगा. तो कल का सेशन विल कंप्लीट दिस टॉपिक, एंड फ्रॉम टुमारो, from day after tomorrow we can start with electrostatics 1. ठीक है? So stay healthy guys, stay safe, and look at this video. I will upload it in the YouTube. So look at this video, and if you have any other doubts you can reach me out separately. ठीक है? Thank you very much. Thanks a lot.